जरा सोचिए एक ऐसे युद्ध के बारे में जो बंदूकों या टैंकों से नहीं बल्कि छिपे हुए माइक्रोफोन और कंप्यूटर कोड की अनंत लाइनों से लड़ा जा रहा हो। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही थ्रिलर कहानी पर बात करेंगे। यह एक शैडो वॉर यानी पर्दे के पीछे लड़ी गई एक खतरनाक जासूसी की कहानी है, जहां सबसे अंधेरे और धुंधले कोनों में सच्चाई की तलाश की जाती है। भारत के सबसे खतरनाक माफिया डॉन के बारे में सोचिए। सिर्फ नाम ही पूरे देश में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन क्या हो अगर उसके ठीक पीछे एक अदृश्य साया मंडरा रहा हो। मौत के जबड़े में हाथ डालकर इस खूंखार अपराधी का शिकार करने वाला वो अनजान जासूस आखिर है कौन? ये पत्रकारिता के नकाब के पीछे बुना गया एक ऐसा डरावना जाल है जहां हर गुजरता पल जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। और वो शिकार है जावेद इब्राहिम। ये कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के बड़े संकटों का असली मास्टरमाइंड है, जो मोरक्को के पास टेनेरिफ द्वीप पर छिपा बैठा है। ये एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। वहीं अंधेरे में बैठकर वो एक कठपुतली की तरह पूरे देश को नचा रहा है। अब एक भूत को पकड़ने के लिए खुद भूत बनना पड़ता है। यही एंट्री होती है कल्याण राम की, एक बेपरवाह मरीन ड्राइव के किस्से सुनाने वाला, प्यार में पागल सड़क छाप लड़ाका। लेकिन इस नकाब के ठीक पीछे छिपा था सत्य मार्तंड, एक बेहद तेज अंडरकवर पत्रकार। ये भेष इतना सटीक था, इतना शानदार था कि जासूसी और सबूत जुटाने का पूरा मिशन एक पागल प्रेमी के नाटक के पीछे छिप गया। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ये घुसपैठ कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसे किसी सिनेमाई थ्रिलर की तरह निखुत तरीके से रचा गया था। अंडरग्राउंड फाइट क्लब की पहली मुलाकात से लेकर करीम बीड़ी के उस जीनियस जाल तक, हर एक कदम शतरंज के किसी ग्रैंड मास्टर की तरह चला गया था। हर चाल पूरी तरह से कैलकुलेटेड थी। और अंतिम लक्ष्य क्या था? वो पर्सनल लैपटॉप, वो तिजोरी जहां माफिया के सारे काले कारनामे कैद थे। धोखे की असली कला हमेशा छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। डॉन तक पहुंचने के लिए मोहरा बनाया गया उसकी बेटी आलिया को, लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था? करीम बीड़ी का एक दुर्लभ पैकेट। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक जासूस खूंखार डॉन के ठीक बगल में बैठा है, वही दुर्लभ बीड़ी पी रहा है, मरीन ड्राइव के पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहा है और बड़ी ही आसानी से उसके सबसे करीबी घेरे में शामिल हो जाता है। उस पल का जो तनाव है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जिंदगी के लिए जान जरूरी है। आशिक की ये खोखली शायरी सिर्फ एक नाटक नहीं थी, ये एक हथियार था, एक बेहद चालाकी से बनाई गई ढाल। बाहर से देखने पर सिर्फ एक प्यार में पागल सड़क छाप गुंडा, लेकिन अंदर से एक बेहद शातिर जासूस जो पूरे माफिया सिंडिकेट का नक्शा तैयार कर रहा था। इस नकाब ने माफिया के हर शक को जड़ से उखाड़ फेंका और असली मिशन को पूरी तरह सुरक्षित रखा। लेकिन रुकिए, इस पूरे ड्रामे के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही थी, ग्रैंड लीकेज। ये कोई आम न्यूज एजेंसी नहीं है, ये 1000 से ज्यादा अंडरकवर पत्रकारिता के छात्रों का एक अदृश्य इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो एथिकल हैकर्स के रूप में सरकार की नाक के ठीक नीचे काम कर रहे थे। एक ऐसा खुफिया हथियार जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी, क्योंकि बात कभी सिर्फ एक माफिया डॉन को पकड़ने की थी ही नहीं। ये बात थी छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले 2000 रुपए के नकली लैपटॉप घोटाले का पर्दाफाश करने की, नेशनल क्रिकेट सिंडिकेट की, सेना को कमजोर करने वाले खराब गोला बारूद की और किसानों की दिल दहला देने वाली आत्महत्याओं की। इन खुलासों ने इस लुका छिली के खेल को देश की आत्मा बचाने की एक बड़ी जंग में बदल दिया। हर खुलते राज के साथ इस थ्रिलर की स्पीड और भी तेज होती गई। 1 करोड़, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। भ्रष्टाचार के इस विशाल जाल का पर्दाफाश करने के लिए पूरे 1 करोड़ फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया गया था। इस नेटवर्क ने साबित कर दिया कि जब बात देश को बचाने की आती है तो सच्ची पत्रकारिता किसी भी टॉप लेवल खुफिया एजेंसी से कम नहीं होती। इस पूरे ऑपरेशन का स्केल सच कहा जाए तो डरा देने वाला है। इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए कहानी अपने आखिरी और सबसे खौफनाक पड़ाव पर पहुंचती है, बैंक ऑफ पैराडाइज। टेनेरिफ में मौजूद ये ऑफशोर बैंक एक ऐसा अभेद्य किला था जहां देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं और अपराधियों का सारा काला धन छिपाकर रखा गया था। ये जासूसी के इस खेल की आखिरी लड़ाई थी, वो फाइनल बॉस जिसे हर हाल में हराना ही था। तो सवाल ये है कि एक अभेद्य किले को आखिर तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब था 5360 करोड़ रुपए। डॉन की बेटी आलिया के खाते में मिली ये भारी भरकम रकम सिर्फ पैसा नहीं थी, ये वो डिजिटल चाबी थी,
वो मास्टर की जिसकी मदद से बैंक के विशाल फायरवॉल को हैक किया जा सकता था। जासूस का काम अब खत्म हो चुका था। अब बारी थी हैकर के प्रहार की। जैसे ही वो फायरवॉल टूटा, देश का सबसे भयानक सच बाहर आ गया। नारायण शास्त्री के पास 1,25,000 करोड़, मंत्री कोटिलिंगम के पास 32,000 करोड़। ये पैसा किसानों और गरीबों का खून पसीना था, जिसे बड़ी बेरहमी से लूटा गया था। इस भयंकर अन्याय को देखकर एक ऐसा गुस्सा पैदा होता है जो उस आखिरी और सबसे बड़े प्रहार के लिए बिल्कुल जरूरी था। और फिर शुरू होता है ऑपरेशन मिडनाइट। भारत में ठीक रात के 12 बजे हैं, टेनेरिफ में सुबह के 6। सर्वर्स सो रहे हैं और ठीक उसी पल भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ देश के इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला शुरू होता है। पलक झपकते ही एक झटके में देश की किस्मत दोबारा लिखी जा रही थी। ये वाकई सांसें रोक देने वाला पल था। इस हमले का क्लाइमैक्स था द ग्रैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी महापुनर्वितरण। एक ही झटके में सारे भ्रष्ट खाते हैक कर लिए गए, लूटा गया अरबों का काला धन कब्जे में लिया गया और सीधे किसानों, गरीबों और मजलूमों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। एक अकेले पत्रकार ने बिना एक भी गोली चलाए पूरे भ्रष्ट सिस्टम को घुटनों पर ला दिया और एक अभूतपूर्व न्याय दिलाया। इस पूरी गाथा का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में छिपा है। पत्रकारिता ही देशभक्ति है। जब देश तबाही की कगार पर खड़ा हो तो एक पत्रकार का काम सिर्फ माइक पकड़कर चिल्लाना नहीं होता, बल्कि सिस्टम की सफाई करना भी होता है। जासूसी और हैकिंग का ये कदम देशभक्ति की वेदी पर दिया गया एक जरूरी बलिदान था। ये एक मौन क्रांति थी। और अंत में एक सवाल दिमाग में गूंजता है, जब पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार की दीमक से खोखला हो चुका हो, तो क्या सच्ची पत्रकारिता के लिए जासूस बनना जरूरी हो जाता है? पत्रकारिता, जासूसी और न्याय के बीच की ये धुंधली रेखा देश को बचाने की असली कीमत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस शैडो वॉर की कहानी शायद यहीं खत्म हो जाए, लेकिन ये सवाल ये आने वाले बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने वाले हैं।